प्रीवियस लेक्चर में हमने फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा था। फीडबैक एम्पलीफायर के 2 टाइप्स देखे थे, पॉजिटिव फीडबैक एंड निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की जितनी टोपोलॉजीज थी, 4 टाइप्स थे, हमने उनको भी डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम पॉजिटिव फीडबैक के बारे में, पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे। जब किसी एम्पलीफायर में पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है तो वो एम्पलीफायर की जगह की तरह ऑपरेट करने की जगह वो ऑसिलेटर की तरह ऑपरेट करता है। यानी हम कह सकते हैं कि ऑसिलेटर एक ऐसा डिवाइस है जो एम्पलीफायर में पॉजिटिव फीडबैक देने पर बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑसिलेटर क्या है और फिर समझेंगे कि ये किस तरीके से ऑपरेट करता है। ऑसिलेटर Oscillator is an electronic device or circuit which generates AC waveform without using AC input. तो ऑसिलेटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि एसी वेवफॉर्म को जनरेट करता है बिना एसी इनपुट को यूज किए। यानी इनपुट में हमने एसी अप्लाई नहीं किया है, लेकिन ये आउटपुट में हमें क्या देगा? एसी देगा, एसी सिग्नल देगा, एसी वेवफॉर्म देगा। ठीक है, तो जो ऑसिलेटर 2 तरह के सिग्नल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो है साइनोसॉइडल, दूसरा है नॉन साइनोसॉइडल। लेकिन जो नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल्स होते हैं, वेवफॉर्म्स होते हैं, उनको हम ऑसिलेटर कहने की जगह वेव जनरेटर कहते हैं। ठीक है, सो एन ऑसिलेटर प्रोड्यूसेस साइनोसॉइडल आउटपुट सर्किट आउटपुट वेवफॉर्म नॉन साइनोसॉइडल waveform generator are called square wave generator। तो वैसे तो ऑसिलेटर के 2 टाइप हो गए। एक जो साइनोसॉइडल को प्रोड्यूस कर रहा होता है, जनरेट कर रहा होता है। दूसरा जो नॉन साइनोसॉइडल को करता है। लेकिन नॉन साइनोसॉइडल को हम स्क्वायर वेव जनरेटर कहेंगे, वेव जनरेटर कहेंगे इंस्टेड ऑफ ऑसिलेटर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि साइनोसॉइडल ऑसिलेटर कैसे ऑपरेट करता है। ठीक है, सो लेट्स सी वर्किंग ऑफ साइनोसॉइडल ऑसिलेटर। तो देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। जैसा कि पहले ही ये डिस्कस हो चुका है कि ऑसिलेटर तब बनता है जब हम एम्पलीफायर में पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। ठीक है, तो
if sufficient positive feedback is used in an amplifier, it behaves as ऑसिलेटर। तो सबसे वर्किंग में सबसे पहले ये बात कही जा रही है कि अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक दिया जाएगा तभी ये जो है ये ऑपरेट करेगा ऑसिलेटर की तरह। तो ये सफिशिएंट का यहाँ क्या मतलब है, ये चीज हम बार्कहाउसन क्राइटेरिया से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बेसिक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं और उसका जो इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशंस, वो देख लेते हैं। ये एक बेसिक एम्पलीफायर है जिसमें इनपुट हमने अप्लाई किया थ्रू समिंग पॉइंट। एक्चुअली में ऑसिलेटर में एक्सटर्नल कोई इनपुट अप्लाई नहीं किया जाता है, बल्कि जो सर्किट में नॉइज प्रेजेंट है उसी नॉइज के थ्रू हम ऑसिलेशन को क्रिएट करते हैं। ये फीडबैक नेटवर्क है यहाँ। फीडबैक आउटपुट से लिया, तो फीडबैक जो एक्स नॉट है, ये बेसिक एम्पलीफायर है विद गेन ए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एम्पलीफायर का अगर गेन ए है तो एक्स नॉट जो हमें आउटपुट पर मिल रहा है वो क्या होगा, गेन इनटू इनपुट, यानी ए इंटू एक्स आई। अब क्या कर रहे हैं कि फीडबैक नेटवर्क के थ्रू एक एक्स एफ सिग्नल जो है वापस इस समिंग पॉइंट में जा रहा है जो कि पॉजिटिव फीडबैक है। यहां दूसरे पॉइंट से कोई भी सोर्स कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये सोर्स सिग्नल जो है वो इसमें कनेक्टेड नहीं है। तो अगर हम इसके लिए इक्वेशन लिखें तो एक्स एफ इज इक्वल्स टू बीटा इंटू एक्स नॉट, फीडबैक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स नॉट आउटपुट को। ठीक है, लेकिन हम एक्स नॉट की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए ऑफ एक्स आई। तो जो यहां हमारे बीटा ए और एक्स आई आ रहा है, अगर बीटा ए इक्वल हो 1 के तो क्या होगा, एस एफ इक्वल एक्स एफ इज इक्वल टू एक्स आई हो जाएगा। इफ बीटा ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर एक्स एफ एस एक्स आई होगा एट बीटा इक्वल्स टू बीटा ए इक्वल्स टू 1, देन क्या हो रहा है कि जो हम सिग्नल यहां से लेकर चल रहे थे वही सिग्नल फीडबैक के थ्रू फिर से आ रहा है, यानी विदाउट किसी एक्सटर्नल सोर्स के हम यहां पर क्या करेंगे, इस सिग्नल को कैरी करा सकते हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, सो सिंस xf is equals to xi at a beta is equals to 1, the circuit generates input xi on its own। ठीक है, एक बार अगर नॉइज सिग्नल या किसी के थ्रू इनपुट एक्स आई आपने पास करा दिया, ठीक है, तो ये फीडबैक नेटवर्क इस तरीके से काम कर रहा है कि एक्स आई अपने आप जनरेट होगा विद द हेल्प ऑफ दिस फीडबैक। तो जो बार्कहाउसन क्राइटेरिया है वो यही कहता है, जो इनिशियली हमने बात की थी, इफ सफिशिएंट पॉजिटिव फीडबैक इज यूज्ड। तो बार्कहाउसन क्राइटेरिया जो है वो 2 कंडीशन देता है कभी भी ऑसिलेशन होने के लिए, जो 2 कंडीशंस होते हैं। ठीक है, तो इनमें हम उन 2 कंडीशंस को डिस्कस करते हैं बार्कहाउसन क्राइटेरिया यूज करते हुए।
This is the condition which are required to be satisfied to operate the circuit as an amplifier. ठीक है, तो बार्कहासन क्राइटेरिया क्या है? ये कंडीशन है, ये क्राइटेरिया है जिसका फुलफिल होना जरूरी है ऑसिलेटर के ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये क्राइटेरिया है क्या। बार्कहासन क्राइटेरिया states that तो बार्कहासन क्राइटेरिया के दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट डिफरेंट नहीं है, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए एक साथ। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ गेन A and feedback factor beta should be equal to 1. It means loop gain is equal to unity in absolute magnitude. Absolute magnitude means बीटा ए शुड बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहां क्या कह रहा है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ गेन ए, ये गेन ए जो है, जो कि बेसिक एम्पलीफायर का गेन फैक्टर है। ठीक है, और फीडबैक फैक्टर जिससे कि हम फीडबैक ले रहे हैं आउटपुट से इनपुट की तरफ, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 1 के इक्वल होना चाहिए। इसी के मल्टीप्लीकेशन को हम कहते हैं लूप गेन, यानी कि लूप गेन जो है वो इक्वल टू यूनिटी होना चाहिए एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड में। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए, जो कि हमने यहां भी देखा था कि एक्स एफ इक्वल्स टू एक्स आई करने के लिए बीटा ए शुड बी इक्वल्स टू 1। अब जो दूसरा क्राइटेरिया है हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकेंड कंडीशन जो है वो ये कि फेज शिफ्ट, द फेज शिफ्ट around the loop is 0 or an integer multiple of 2 पाई। 2 पाई मीन्स 360। ठीक है, तो या तो फेज शिफ्ट जो है वो इक्वल होना चाहिए 0 डिग्री के, या 360 के, या फिर 360 के मल्टीपल्स के, यानी 2n पाई। 360 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस तरीके से आप इंटीजर मल्टीपल्स अगर लेते हैं तो किसी भी इंटीजर मल्टीपल पे फेज शिफ्ट अगर लिया जाएगा
तो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होंगे। दिस बीटा ए इज इक्वल टू 1 जो है, बीटा ए जो है एक्चुअली इट एक्ट्स लाइक डैम्पिंग फैक्टर। तो हम इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, कुछ कंडीशंस जो होते हैं। 3 केसेस होते हैं, ठीक है। इफ बीटा ए इज इक्वल्स टू 1, इस केस में क्या होता है, एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, जो केस हमें अपने ऑसिलेशन के लिए चाहिए, ठीक है। आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। एक कांस्टेंट बाउंड्री के अंदर जो है ये अप डाउन ऑसिलेट करेगा, ठीक है। टाइम इंक्रीज कर रहा है, ये आउटपुट वोल्टेज है। इसको हम कहते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, यानी इसमें खत्म नहीं होगा, ये इसी कंडीशन में इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। सो इट इज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। सेकेंड केस जो होता है, इफ बीटा ए इज लेस देन 1, इस केस में एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है। एम्पलीट्यूड decreases with time and after some time output disappears। ठीक है, अगर बीटा ए 1 से कम हो, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर 1 से कम हो तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिक्रीज करता है टाइम के साथ, और कुछ टाइम के बाद आउटपुट 0 हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से है। अगर हम ड्रॉ करें तो इनिशियली एक हाई मतलब जंप लेगा, एंड देन उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी, फिर और कम, फिर और कम, ये इस तरीके से कम होता जाता है, और लास्टली आफ्टर सम टाइम इट डाइज आउट, ये खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड जो टाइप है हमारी, इफ बीटा ए इज ग्रेटर देन 1, इसमें एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है। एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस and after that it got fixed with its maximum value। ड्यू टू फाइनाइट सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज जो है वो तो फाइनाइट है, वो हमारे ये फैक्टर के साथ इंक्रीज तो करेगा नहीं। तो सिंस सप्लाई वोल्टेज फिक्स है तो एम्पलीट्यूड इनिशियली इंक्रीज करेगा, और उसके बाद वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पर जाकर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी ड्रॉ करते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा होगा, इनिशियली कम है, ठीक है, इंक्रीज किया, अब ये फिक्स हो जाएगा। टाइम के साथ ऐसा नहीं है कि ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा। तो
ऐसे बार्कहाउसेन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमने ये डिस्कस किया कि बीटा ए शुड बी इक्वल्स टू 1 फॉर ऑसिलेशन, बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि बीटा ए शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन 1, क्योंकि किसी भी कंडीशन में अगर किसी वजह से हमारा गेन कम हो जाता है या कोई भी चेंज आता है सर्किट में, कोई भी डिफेक्ट आता है, तो उसकी वजह से हमारा बीटा ए अगर कम हो जाता है 1 से, तो क्या होगा, हमारा आउटपुट वेवफॉर्म खत्म हो जाएगा। तो बीटा ए किसी भी कंडीशन में लेस देन 1 नहीं हो, इसलिए उसको स्लाइटली ग्रेटर देन ही लेते हैं। तो इन प्रैक्टिकल केस क्या है, इन प्रैक्टिकल केस बीटा ए is slightly greater than 1, ठीक है। तो ये था हमारा बार्कहाउसेन क्राइटेरिया, और उससे रिलेटेड जो ये किस तरीके से डैम्पिंग के साथ कैसे ये काम करता है। ये सर्किट जो थी ये अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन दे रहा था, यानी ऑसिलेट तो कर रहा है लेकिन ये डिसअपियर हो जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो ये अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन दे रहा था, ये ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन देता है। तो प्रैक्टिकली हमें जो यूज करना है वो इस कंडीशन को यूज करना है, लेकिन स्लाइटली ग्रेटर देन होना चाहिए, ऐसा भी बहुत ज्यादा हाइयर नहीं, 2 की वैल्यू के साथ नहीं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, हमें ऑसिलेटर के कई सारे टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑसिलेटर के कौन कौन से टाइप हैं। ऑसिलेटर को बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक को कहते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी, तो दूसरे को कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली में ये ऑसिलेटर जो होते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होते हैं, और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होते हैं, ठीक है। अब इनको अगर फर्दर डिवाइड किया जाए, इसको एक और चीज कहते हैं आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, और ये है एलसी ऑसिलेटर या क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक है। ये तो एक ही बात होगी, ऑडियो फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी या आरसी फेज शिफ्ट, इधर रेडियो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी या एलसी ऑसिलेटर। अब इनके जो डिफरेंट टाइप होते हैं वो देख लेते हैं। आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में हम इसको बना सकते हैं यूजिंग फेट, यूजिंग ओपैम्प, यूजिंग बीजेटी या फिर वेन ब्रिज ऑसिलेटर। हमारे सिलेबस में सिर्फ आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में ये सारे टाइप नहीं पढ़ने हैं, वेन ब्रिज ऑसिलेटर पढ़ना है, और एक पढ़ लेंगे हम बीजेटी पे बेस्ड जो ऑसिलेटर है, ठीक है। और रेडियो फ्रीक्वेंसी में एलसी ऑसिलेटर में एल और सी के डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन यूज किए जाते हैं उसके बेसिस पर 3 ऑसिलेटर बनते हैं, हार्टले ऑसिलेटर, कॉलपिट एंड क्लैप, ठीक है। तो ये 3 तरह के ऑसिलेटर हैं। तो नेक्स्ट क्लास में we will discuss about RC phase shift oscillator using BJT and Wein bridge oscillator, और हम LC ऑसिलेटर में ये तीनों टाइप को डिस्कस करेंगे। आई होप अब तक मैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।